नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लेवल में। दोस्तों, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि प्रतिदिन हम जीके के टॉप 20 प्रश्न, जो हमारा जीके का टॉप 20 प्रश्न है, उसको लेकर आपके बीच आएंगे, जो कि आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान दृष्टिकोण से क्या होगा, उपयोगी होगा। चाहे आप एसएससी की बात कर लें, रेलवे की बात कर लेंगे, टीचिंग जॉब्स, स्टेट लेवल एग्जाम, बीएसएससी, यहाँ तक कि बीपीएससी के जो प्री हैं वहां तक यह सेशन आपके लिए क्या होगा, मददगार साबित होगा। तो आइए बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं आज का यह बेहतरीन सेशन। आज का पहला प्रश्न है आपका कि जो 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल किसके बीच है। तो आपको पता होगा कि डिग्री चैनल का क्या मतलब होता है। जो डिग्री चैनल है उसका मतलब होता है अक्षांश रेखा से। तो 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इस तरह का नाम आप अपने जब आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे उसमें सुने होंगे। तो इधर बात करना है हमको किसका, 6 डिग्री चैनल का। तो 6 डिग्री चैनल जो है आपका वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। सुमात्रा के बीच है। देखिए, ग्रेट निकोबार जो है सो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु है आपका ग्रेट निकोबार। वो कहाँ है जी, भारत में। और जो सुमात्रा है ये है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ है, इंडोनेशिया में। तो आप जान गए कि 6 डिग्री चैनल किस के बीच है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच आपका 6 डिग्री चैनल स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है। तो कहाँ से किया जाता है, चेन्नई से किया जाता है। चेन्नई से। आप जब रेल यात्रा कर रहे होंगे तो आप स्टेशन के आसपास उसके बोर्ड पर देखे होंगे कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है। तो वह जो मापन है वह चेन्नई से किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। तो इसके लिए आइए कुछ समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये आपका पूरा विश्व है, इसके बीच से एक रेखा जाती है, इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। एक रेखा यहां से जाती है, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तरी। इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ठीक यहाँ पर जो 23.5 डिग्री का है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है आपको मकर रेखा, मकर रेखा। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी। ठीक है। तो क्या बता रहा था प्रश्न आपका कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बजा है। देखिए, जब देशांतर 0 डिग्री की बात किया जा रहा है तो ये है आपका 0 डिग्री। इससे जितना आप क्या करेंगे ना, पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। और पश्चिम की ओर आएंगे तो समय घटेगा। तो बात किया जा रहा है पूरब जाने का। तो आपको पता होगा कि 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो क्या कह रहा है कि 12 बज रहा है। चलिए भाई, 12 बज रहा है और 100 डिग्री पूरब जाना है। 100 डिग्री पूरब जाने में कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 100 डिग्री बराबर 400 मिनट, 400 मिनट। अब 400 मिनट में घंटे कितने होंगे, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 400 में 6 घंटा 40 मिनट। इसको जोड़ दीजिए आप किसमें, 12 बजने में। कितना बज जाएगा जी, 12 बजने में अगर 6:40 को जोड़ा जाए, ठीक है, तो 12 बजने के बाद अगर 6:40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6:40 कब का, शाम का। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं।
देशांतर में याद रखना है कि देशांतर में जब पूरब की तरफ जाएगा तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ जाएगा तो समय घटेगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न देखिए कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। तो 179, कहीं कहीं आपको 180 भी देखने को मिल सकता है। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया। तो जो वर्ल्ड का मैप आप देखते हैं उसमें सबसे प्रथम बार भारत को दर्शाने का काम किया है तो टॉलमी के द्वारा किया गया। इसके द्वारा भाई टॉलमी के द्वारा। टॉलमी भौगोलिक विज्ञान के एक बहुत अच्छे भौगोलिक विज्ञान जानकार थे जिन्होंने विश्व मानचित्र पर भारत को क्या कराया है, सबसे पहले दर्शाया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित। देखिए प्रश्न में ट्विस्ट है, कर्क रेखा किधर है, उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। और यह भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कितना राज्य से, 8 राज्यों से, ठीक है। 8 राज्यों में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से और सबसे कम किसे, राजस्थान से, ठीक है। किस किस राज्यों से गुजरती है यह बात कहने की जरूरत नहीं है, बच्चे को पता है इसके बारे में, ठीक है। तो वो आप अपना कर लीजिएगा। और क्या पूछा गया है कि भारत के कितने राज्यों से कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कितने स्थित है, आइए इसका गिनती करते हैं हम लोग। गिनती करेंगे तो आप पाएंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो है। फिर इधर चलिए तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम के बाद असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और कोई छूट रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मणिपुर और नागालैंड। और कौन, नागालैंड। तो कितने हो गए, ये 12, ठीक है। ये 12 राज्य जो है आपके, 12 राज्य, कितने राज्य भाई, 12 राज्य। 12 राज्य ये हो गया जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, और 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। तो कितना हो गया, 12 और 8 20। तो 8 राज्य किधर हो जाएगा, दक्षिण की तरफ। देखिए 12 उत्तर में पर है कि नहीं, और ये क्या है, दक्षिण, ठीक है। तो कर्क रेखा संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य था इनका चर्चा हम आपको इस प्रश्न में कर दिए हैं। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है आपको, कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री का बात किया जा रहा है। पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है। देखिए कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है। तो करती है छत्तीसगढ़। किसमें, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा, जो हमारा टाइम जोन है, जहां से हमारा सारा टाइम हमारे देश में चलता है, वह एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आगे देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं। तो देशों की संख्या है 5। कितनी है, 5। और कौन कौन देश है उसको देखिए। तो 5 में है आपका पहला भारत के बाद हमारा दोस्त पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के बाद नेपाल के बाद भूटान, और भूटान के बाद बांग्लादेश, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यह भारतीय उपमहाद्वीप के क्या है, देश है। इसमें आपको पता है भारत की राजधानी कहाँ है,
पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, नेपाल की कहाँ है, भूटान की कहाँ है और बांग्लादेश की कहाँ है। ठीक है, भारत का नई दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू और बांग्लादेश का ढाका। यही इसके करेंसी का बात करेंगे हम। जब करेंसी का बात करेंगे तो भारत का है आपका रुपया, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया, ठीक है, नेपाल का भी रुपया, नेपाली रुपया, ठीक है, भूटान का नगुल ट्रम, नगुल ट्रम और बांग्लादेश का टका। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के 5 देश हैं, ठीक है, जिसका राजधानी और उसका रुपया। ठीक है, आगे चलिए। आगे है भारत में, कहां पर भाई, भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब है कि कोई भी ऐसा सीमा, राज्य का वह बाउंड्री जो क्या करता हो, किसी दूसरे देश से लगता हो। तो 12 देश का नहीं लगता है, किसका, 12 राज्य का, 12 राज्य का नहीं लगता है। ठीक है, जब आप लगने का बात करेंगे तो लगने का बात करेंगे तो बाकी जितना बचेगा, टोटल 28 राज्य है, उसमें से 12 का नहीं लगता है और 16 का लगता है। 16 राज्य, वह 16 राज्य जो हमारे उत्तर में है, उत्तर पूर्व में है और उत्तर पश्चिम में है, वह राज्य का सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करता है। अब बाकी जो नीचे है 12, वह स्पर्श नहीं करता है। आगे आइए, तमिलनाडु तमिलनाडु से कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं। देखिए, जो तमिलनाडु है हमारा, तमिलनाडु से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो जगह है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कोरोमंडल। कौन मंडल, कोरोमंडल। देखिए, कोरोमंडल से संबंधित एक विशेष तथ्य यह है कि कोरोमंडल तट में शीत ऋतु में वर्षा होगा। शीत ऋतु में वर्षा होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत के अंदर किस जगह पर शीत ऋतु में होता है, तो कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट के पास शीत ऋतु में क्या होगी, वर्षा होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सहकारी विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता की स्थापना की गई। जो भी सहकारी विभाग होता है हमारे यहाँ, सहकारी विभाग के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती है, उसका स्थापना कब किया गया। तो जो सहकारी विभाग के अंदर स्थापना किया गया आपको 2021 में। कब भाई, 2021। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसका। अगला प्रश्न है, 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत के जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप जानते होंगे कितना प्रतिशत, 17.64%। आगे देखिए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। तो पहला प्रश्न तो यही आ गया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभ आरंभ कहां से किया है। देखिए, बाल विवाह का क्या मतलब होता है। तो बाल विवाह का मतलब है कि हमारे यहाँ जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारा कानून व्यवस्था है, उसने लड़का और लड़की के विवाह के लिए आयु का निर्धारण किया है। जैसा कि आपको पता है कि लड़की के विवाह के लिए 18 वर्ष और लड़का के विवाह के लिए 21 वर्ष आयु का निर्धारण किया गया है। जो भी शादी इससे पूर्व में होता है ना, जो भी शादी लड़की का 18 वर्ष से पहले और लड़का का 21 वर्ष से पहले, वह बाल विवाह के अंतर्गत आता है। तो यह कब शुभारंभ कहां से हुआ है भाई, तो यह हुआ है दिल्ली से। दिल्ली से 25 नवंबर 2024 को। ठीक है, 25 नवंबर 2024 को इसका शुरुआत केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के द्वारा शुरू करवाया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। फिर से पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 नवंबर को। आगे देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है क्या है, एक बहुत पॉपुलर योजना है मोदी जी की, है कि नहीं। इसमें क्या किया गया कि ग्रामीणों को, जितना भी भारत के ग्रामीण सेक्टर के लोग हैं, जो भी कमजोर लोग हैं, जिन्होंने बैंक तक का शकल तक नहीं देखा था, उनके लिए भी बैंक में खाता खुलवाने, उसको बैंक से जोड़ने का कार्य इस योजना के तहत
किया गया। देखिए इसका घोषणा, एक प्रश्न बन सकता है घोषणा से, तो इसका घोषणा जो है कब हुआ है, घोषणा हुआ है आपको 15 अगस्त 2014 को, और ये लागू कब हो गया है, तो 28 अगस्त 2014 से। ठीक है, ये घोषणा का तिथि और ये लागू होने का जो शुभारंभ हो गया था इसका, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। आगे है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है। देखिए अभी आपको हम बाल विवाह के बारे में बताएं, बाल विवाह क्या होता है, तो बाल विवाह क्या होता है आप जान गए। सबसे ज्यादा बाल विवाह आपके बगल के राज्य, जैसे हम लोग बिहार के हैं तो बगल के राज्य बंगाल में होता है। कहाँ होता है, बंगाल में। ठीक है, बंगाल में सबसे ज्यादा बाल विवाह जो है सो देखने को मिलता है, लगभग 41% से ज्यादा। सेकेंड नंबर पर है आपका बिहार, 40% के आसपास। ठीक है, तो ये सब बाल विवाह के संबंधित आंकड़ा है। इसमें सबसे पहला स्थान है किसका, बंगाल का, दूसरा है आपका बिहार का। आगे देखिए, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन रिपोर्ट है भाई, देखिए नाम पढ़ना है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन करता है, सेव चिल्ड्रन, एक संस्था है सेव चिल्ड्रन करके। सेव चिल्ड्रन संस्था जो है वही क्या करता है, सेव द चिल्ड्रन। ठीक है, सेव द चिल्ड्रन। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ, क्या है, देश के अंदर जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश में जन्म एवं मृत्युकरण जो रजिस्ट्रीकरण है, आज आप देखते होंगे हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनता है, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, तो ये बनना की शुरुआत जो है सो कब से हुआ, 1969 अर्थात 1969 से। 1969 से इसको क्या किया गया, शुरू करवाया गया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो 1951 में। आपको पता है कि जनगणना पहली जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में, फिर 1881 में रिपन के कार्यकाल में। ये सब पहले का बात है। फिर आजादी के बाद 1951 में, और अंतिम बार 2011 में। देखिए अंतिम बार नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान की सरकार के द्वारा अभी तक कोई जनगणना नहीं करवाया गया है, तो अंतिम आपको 2011 को लेकर ही चलना पड़ता है। आगे है, भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो कौन है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, भारत में सबसे कम आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।